हो। सुदर्शन आयुर्वेद लेकर आए हैं रामबाण औषधि पेन एक्टिव फास्ट के रूप में। सुदर्शन आयुर्वेद की इस दवाई में है चिरायता, गिलोय, आंवला, गुड़मार पत्ती, नीम, करेला, जामुन और इसके अलावा कई ऐसी औषधियां हैं जो आपकी शुगर को पूरे तरीके से नियंत्रण में रखती हैं। पेन एक्टिव हो गया है पेन एक्टिव फास्ट बेहतर फॉर्मूले के साथ। 1 महीने की दवाई की कीमत 1200 रुपए, 2 महीने की दवाई की कीमत 1998 रुपए। जो घर वालों ने अपनी मर्जी से जोड़ा हो, और कहते भी है ना कि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से किया गया कोई भी काम कभी सफल नहीं होता। लेकिन उन्हें भी क्या पता था, जिसे वो अपने घर की बहू बनाकर ला रहे हैं वो इस दुनिया में चंद दिनों की मेहमान है। जी हाँ, आज हम मुजरिम कौन में आपके लिए लाए हैं एक ऐसी ही सच्ची घटना। बिहार के रहने वाले डॉक्टर संजय से हुई। शादी घर वालों की रजामंदी से हुई थी। ऐसा क्या हुआ जो आज नेहा इस दुनिया में नहीं है? नैनों से बोले रब्बा रब्बा, मन में डोले रब्बा रब्बा, अमृत ढोले रब्बा रब्बा, तू सोनिए पीटने लगा, उसे टॉर्चर करने लगा। पढ़ा लिखा होने के बाद भी उसका इस तरह का बिहेव नेहा के लिए नागवार गुजर रहा था। इसीलिए शादी के फौरन बाद वो उसे नागपुर ले गया और वहां जाकर उसे जो पता लगा वो किसी भी स्वाभिमानी स्त्री के लिए नागवार था। शराब के नशे में संजय ने नेहा को जो बताया वो किसी के लिए भी दिल दहलाने वाला हो सकता है।
तुमसे शादी भी ना। संजय ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की तुमने? क्यों तेरी जिंदगी बर्बाद करी? बर्बाद करी? जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। तुम्हें तलाक किया तो मैं तुम्हें तलाक भी दे दूंगी। तुम क्या चाहते हो मुझसे? जानना चाहती है? बोलो। जानना चाहती है तो मैं क्या चाहता हूँ वैसे? मैं किसी और से प्यार करता था, जानती है? और उसका नाम था डॉक्टर नाथा। उसका नाम था डॉक्टर राधा। मैं उसे बहुत प्यार करता। और एक बात सुनने का तू चाहती है क्या तलाक दूं? मगर मैं तुझे तलाक भी नहीं दूंगा। तुझे इस तरीके से बर्बाद कर दूंगा कि तू पल पल भीख मांगेगी, मुझसे माफी मांगेगी। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। कान खोल कर सुन। संजय की शादी के बाद से ही संजय की गर्लफ्रेंड का कोई अता पता नहीं। इसी वजह से भी संजय बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा और बहुत ज्यादा नेहा को मारने पीटने लगा। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा।
उसको छोड़ दूं? अरे मुझे बर्बाद कर दिया। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। अपने प्यार को खो देना संजय को सहन नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने सोचा कि अब नेहा को रास्ते से हटाया जाए। नेहा के भाई दीपक के पास फोन आता है कि नेहा ने जहर खा लिया। ये सुनते ही दीपक के होश उड़ जाते हैं। ये फोन करने वाली महिला कौन थी? थी डॉक्टर संजय की भाई की पत्नी। हॉस्पिटल पहुंचते ही दीपक को पता लगता है कि उसकी बहन का बचना नामुमकिन है। अपनी बहन को जिंदगी और मौत से लड़ता देख एक भाई पर क्या गुजरी होगी, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। भाई दीपक की माने तो नेहा के ऊपर हो रहे अत्याचारों को हमेशा वह अपने चचेरे ससुर को बताया करती थी और वो हमेशा उसे समझा दिया करते थे। पापा आज मुझे परेशानी बहुत मारा। संजय की करतूत घर वालों को पता थी या वो इन सबसे अनजान थे या फिर वो अनजान बनने का नाटक कर रहे थे। दीपक की माने तो नेहा के मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ संजय के घर वाले हैं या फिर घर से बाहर के लोग भी। अगर दीपक की बात पे गौर किया जाए तो नेहा की मौत पॉइजन खाने से नहीं बल्कि इंजेक्शन लगाकर हुई। अरे वाह यार, अरे भाभी आओ नेहा, आओ आओ आओ, ये तेरी भाभी है। बैठ बैठ बैठो। और नेहा सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अच्छा और सुनाओ। भाभी लगता है गर्मी बहुत हो रही है। अरे गर्मी हो रही है तो यार भाभी को ठंडा वंडा पिला यार। अभी ठंडा पिलाता हूँ। हाँ बस बस क्लास तुम्हें ही याद कर रहे थे हम। अरे लो लो भाभी ठंडा पिलो। चलो अरे यहाँ पूरा लो पूरा। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड।
अरे नेहा, नेहा, नेहा क्या हुआ? नेहा क्या हुआ भाभी? नेहा भाभी को क्या हो गया? नेहा क्या हुआ? नेहा भाभी, नेहा भाभी, नेहा भाभी, जाओ जैसे लेके आओ, जाओ बोलो। डॉक्टर से मिलने के बाद दीपक को पता चला कि नेहा की हालत बहुत नाजुक है, शायद वो नहीं बचेगी। हुआ भी यही, नेहा इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर साहब, नेहा वेरी सीरियस। क्या वो बच तो जाएगी? हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। ठीक है। दर्ज कराने के कई महीनों बाद इस पर कोई कार्रवाई की गई। पुलिस की माने तो उसका पति अभी सलाखों के पीछे है, लेकिन क्या नेहा को वाकई में इंसाफ मिलेगा? क्या उसके दोषी अपने सही अंजाम तक पहुंच पाएंगे? कौन है उसका असली मुजरिम? नैनों से बोले रब्बा रब्बा, मन में डोले रब्बा रब्बा, अमृत घोले रब्बा रब्बा, तू सोनिए जितने बागी वे सोनी रे आजा माही वे, everybody sing सोनी रे आजा माही वे, जितने बागी वे सोनी। आप तुमसे शादी नहीं कर। संजय जी, तुम क्या कह रहे हो? फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की तुमने? आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुजरिम कौन की पूरी टीम की ये कोशिश रहती है कि समाज में हो रही घटना के खिलाफ आवाज उठाई जाए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, फिर चाहे वो कोई रसूखदार व्यक्ति हो या आम आदमी। कानून सबके लिए एक है। कैमरामैन अजय रावत के साथ मुझे, मेघा वर्मा और हमवीर सिंह को दीजिए इजाजत। अगली बार फिर आपके सामने आएंगे एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। जय हिंद। हमारा समाज हमें इंसानों की तरह जीना सिखाता है। हमें पूरी आजादी है, हम अपने फैसले खुद लें। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन सलाखों के पीछे आ ही जाता है। देखा कि इस दुनिया से जाने के बाद आज भी कई मुजरिम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। देखा कि पति प्रशांत का सलाखों के पीछे होना इस बात की गवाही है कि इंसाफ आज भी जिंदा है। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। इस गुनाह के कई महीने गुजरने के बाद आज डॉक्टर देखा कि घर वालों को इंतजार है तो केवल इंसाफ का।
बरस लेकर खुशियों का वरदान। जल्द आ रहे हैं आपके घर देवा, गणपति बप्पा मोरया। आपने सुरों का मुकाबला देखा, आपने डांस का कंपटीशन देखा, आपने हंसी की महफिल देखी। अब हिंदुस्तान में पहली बार देखिए राष्ट्रीय कवियों की खोज। सुदर्शन न्यूज दे रहा है साहित्यिक प्रतिभाओं को मौका। अगर आप में है प्रतिभा तो हम आपको देंगे मंच। आप भी शामिल हो राष्ट्रीय कवियों की खोज के अभियान में। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 9560375901। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है sahitya@sudarshan.tv.com। धर्म क्या है? ईश्वर कहाँ है? क्या कहती है हमारी संस्कृति? कितनी प्रासंगिक हैं हमारी परंपराएं? सैकड़ों प्रश्न, लेकिन उत्तर सिर्फ हमारे पास। हम जल्द आ रहे हैं। हम हैं साई टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 13 सितंबर को गुजरात में होने वाले उपचुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छोड़ी गई वडोदरा सीट के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने रंजनबेन भट्टा को वडोदरा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी ने उत्तर प्रदेश की वाराणसी और गुजरात की वडोदरा सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें दोनों सीटों पर शानदार जीत के बाद उन्होंने वाराणसी संसदीय सीट को अपने कार्यक्षेत्र के रूप में चुना। इसके बाद वडोदरा सीट खाली हो गई थी। मोदी के गुजरात छोड़ने के बाद प्रस्तावित मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के लिए ये उपचुनाव आसान नहीं होगा। आपको बता दें कि 2001 के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में लगातार शानदार जीत हासिल की है। अब ऐसे में राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री की अगुवाई में पार्टी कैसा प्रदर्शन करती है, ये देखना अहम होगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अपनी 3 दिवसीय वियतनाम दौरे से दिल्ली लौट आई हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरे में सुषमा ने देश के मुख्य नेतृत्व के साथ मुलाकात कर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया है। साथ ही भारत और वियतनाम के बीच तेल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भी चर्चा की है। आपको बता दें कि वियतनाम ने 5 नए ब्लॉकों में तेल निकालने का प्रस्ताव दिया, जिस पर भारत आकलन कर रहा है। 30 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान यात्रा पर जा रहे हैं। इस यात्रा को लेकर पीएम मोदी काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। अपनी जापान यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो 30 अगस्त से शुरू हो रही यात्रा को लेकर उत्साहित हैं। ये यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जापान की यात्रा कर चुके मोदी ने कहा कि देश के हम 2 बड़े प्रजातांत्रिक देश हैं जो विश्व में शांति एवं समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यात्रा से पहले पीएम ने यह भी कहा कि मैं जुलाई महीने की शुरुआत में जापान की यात्रा पर जाने वाला था, पर संसद सत्र के कारण मैं वहां नहीं जा सका। उन्होंने कहा, बतौर मुख्यमंत्री जापान की यात्रा से जुड़ी कई यादें हैं। बीजेपी सांसद संगीत सोम को Z+ सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्षी दल संगीत सोम को दी गई सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार को घेरने में जुट गया है। आपको बता दें कि मंगलवार को संगीत सोम की जान को खतरा देखते हुए सरकार ने उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा देने का ऐलान किया था। यह फैसला गृह मंत्रालय की एक स्पेशल कमेटी ने लिया है।
दरअसल इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कई लोग और संगठन सोम को मारने की साजिश रच रहे हैं। सीमा पर शहीद लांस नायक धनंजय सिंह को बिहार में अंतिम विदाई दी गई। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक घर पर किया गया, जहां उनके परिजनों ने उन्हें मुखाग्नि दी। आपको बता दें कि जम्मू के कुपवाड़ा जिले में आतंकवाद के खिलाफ जारी 2 अभियानों में धनंजय गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद धनंजय को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। एटीएम इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बुरी खबर है। 1 नवंबर से दूसरे बैंकों के एटीएम से महीने में 3 बार से ज्यादा पैसे निकालने पर देने होंगे 20 रुपए। ये पाबंदी 1 नवंबर से दिल्ली सहित कुछ शहरों में लागू हो जाएगी। नए नियमों के तहत इस लिमिट के पार होते ही बैंक की हर ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। एटीएम इस्तेमाल करने वाले कुछ उपभोक्ता कई बैंक अकाउंट खोलकर इस पेनल्टी से बचने का विकल्प बता रहे हैं, लेकिन अगर फाइनेंशियल एडवाइजर्स की माने तो कई बैंक अकाउंट खोलना फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से अच्छा नहीं है। एयर इंडिया डे के मौके पर एयरलाइंस ने अपने यात्रियों को तोहफे में सस्ती उड़ान दी है, लेकिन जिसके बाद एयर इंडिया को अपनी ही योजना महंगी पड़ गई है। दरअसल 100 रुपए उड़ान की स्कीम के चलते पहले ही दिन कंपनी की साइट क्रैश हो गई है। आपको बता दें कि एयरलाइंस एयर इंडिया डे का जश्न मनाने के लिए सस्ती एयर टिकट लॉन्च की गई थी। इस स्कीम के मुताबिक टिकट बुकिंग सिर्फ 100 रुपए में होनी है। वहीं ये टिकट सिर्फ एयर इंडिया की वेबसाइट से ही बुक हो सकेगी। वहीं इस मौके पर कंपनी के चुनिंदा कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। गौरतलब है कि ये स्कीम 27 अगस्त से 31 अगस्त तक है। वहीं स्कीम में 30 सितंबर तक यात्रा की जा सकती है। तो पहला दिन था आज और एयर इंडिया की तरफ से स्कीम जो दी गई थी 100 रुपए में आप हवाई यात्रा कर सकते हैं, लेकिन ये भारी पड़ गई है खुद एयर इंडिया की वेबसाइट के लिए। एयर इंडिया की जो वेबसाइट है वो क्रैश हो गई आज। तो कहीं ना कहीं क्रैश जो हो गई है वेबसाइट, उसकी वजह यह है कि लोग जो है वो उत्साहित थे और कहीं ना कहीं 100 रुपए में यात्रा करना चाहते थे, तो बहुत ज्यादा लोड जो है वेबसाइट पर हो गया। इस वजह से वेबसाइट जो है वो क्रैश हो गई। ओमैक्स बिल्डर के खिलाफ 32 मजदूर अपने हक के लिए जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे हैं। मजदूरों का आरोप है कि ओमैक्स प्रबंधन ने पिछले कई महीनों से उनका वेतन नहीं दिया, जिसके बाद से ये मजदूर बेहद तकलीफ भरे दौर से गुजर रहे हैं। 3 महीनों के वेतन से मिलने से इन मजदूरों को आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। वहीं इन मजदूरों का कहना है कि हमारा भविष्य अधर में लटक गया है। तो मजदूरों को वेतन जो है वो नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से ओमैक्स प्रबंधन के खिलाफ मजदूरों का धरना प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। आपको बता दें कि ओमैक्स प्रबंधन जो है वो ये चाहता है कि उनके वेतन जो है वो पूरा दिया जाए। इस कंपनी में ग्रीनफील्ड फरीदाबाद में उनके मजदूरों को जो मजदूरी थी वो एक मजदूरी नहीं दी, और जब उन्होंने वेतन की मांग की तो हमारे लोगों को धक्का मार के वहाँ से निकाल दिया। हम लोग 5 महीने से जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। हम सारी मजदूरों ने 32 मजदूर हैं हम लोग। हमने ओमैक्स कंपनी में काम किया था ये ग्रीनफील्ड फरीदाबाद में, और हम लोगों को अभी तक पैसा नहीं दिया गया है।